अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान उमर। आज हम दोबारा से रिज्यूम करने लगे हैं इल्म और दानिश जो बुक है वो उसके अंदर जो मॉडल पेपर पास पेपर्स दिए गए हैं उनको देखने लगे हैं। इससे पहले हम 8 जो है यानी हमने वो 10 मॉडल पेपर किए थे ट्रस्टेड आइटम बैंक वालों के और 8 हमने किए थे इसी इल्म और दानिश के। आज 9वां इसका पेपर है जी। और अगर आपको बाकी पेपर्स चाहिए वो आप जाके मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और वहाँ पे आपको तमाम पास पेपर जितने मैंने गूगल क्विज फॉर्म लिए टेस्ट लिए हैं इस तरह के बहुत से मटेरियल आपको ज़बरदस्त मिल जाएगा। और चलते हैं इस अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। विच टर्म इज रिलेटेड टू द पेडागोजी? कौन सी टर्म है जो पेडागोजी से रिलेटेड है? तो देखो पेडागोजी का मतलब क्या होता है? बच्चों को पढ़ाने का तरीका। तो टीचिंग मेथड होगा ना, तो रिलेटेड कौन सी इसके रिलेट करती है? टीचिंग मेथड। अच्छा बच्चों याद रख लो कि यहाँ पे जो ना ये पूरा एक टॉपिक में से सवाल लिए गए हैं। हमारे पास है टॉपिक टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग टैक्टिक्स। ये पूरा एक टॉपिक है और ये जाएं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो टीचिंग वाली जो है असेसमेंट एंड मेजरमेंट, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा और इसको अच्छी तरह कवर कर लें क्योंकि ये एक ज़रूरी टॉपिक है और इसमें से सवाल आ जाते हैं। और अगर आपको इस कंसेप्ट का नहीं पता तो शायद ये जो सवाल मैं अब पहले 10-15 पढ़ा रहा हूँ इसकी आपको समझ भी ना आए। अच्छा जी, सेकंड है विच टर्म डील विद ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग इन्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। अब देखें मैं थोड़ा सा आसान सा बता देता हूँ आपको ना। टीचिंग स्ट्रेटजी के अंदर होती है स्ट्रेटजी बनाना, कहते हैं ना स्ट्रेटजी बनाना। तो स्ट्रेटजी प्लानिंग करना जहाँ पे ओवरऑल चीज़ों को देखा जाता है, एज ए होल चीज़ों को देखा जाता है, किसी काम को करना कैसे है, पढ़ाने के प्रोसेस शुरू से लेके एंड तक की जो डिसीजन मेकिंग जो प्लानिंग हो रही होती है वो स्ट्रेटजी के अंदर हो रही होती है। अब ऑब्जेक्टिव कब बनते हैं? शुरू में बनते हैं। लर्निंग इन्वायरमेंट कब डिसाइड किया जाता है कि कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए? शुरू में। तो ये टीचिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये शामिल है। Which term is related with specific content of the subject and mode of presentation? Mode of presentation यानी मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाना है और किस मोड में पढ़ाना है, तो ये लेक्चर मेथड में आएगा, टीचिंग मेथड में आएगा। देखो मेरा टॉपिक है साइंस का है, मुझे ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बेस्ट है पढ़ाने के लिए। मेरा टॉपिक जो है वो एक सोशल साइंसेज का है तो चलो यार डिस्कशन मेथड ज़बरदस्त रहेगा। मेरा टॉपिक जो है वो ऐसा है कि मुझे लेक्चर मेथड रखना चाहिए, मुझे कंटेंट ज़्यादा कवर करवाना है। यानी चाइल्ड सेंटर, लर्नर सेंटर, सारे टीचिंग मेथड मैंने करवाए हुए हैं। तो ये उसी तरह ये टीचिंग मेथड जो है वो कौन सा कंटेंट और किस तरह प्रेजेंट करना है इसको टीचिंग मेथड कहते हैं। Which term assume the teaching as an art? भाई टीचिंग एक जो है वो आर्ट है, ये कौन सी जो टर्म ये टीचिंग मेथड में होता है ना। देखो मैंने बच्चों को पढ़ाना, ये एक आर्ट है, ये फन है कि असल पर्पज तो ये है कि बच्चों को समझ आ जानी चाहिए। अब बच्चों को समझ आ जानी चाहिए उसके लिए जो मैं मेथड यूज करता हूँ वो टीचिंग मेथड होगा। मैं कौन सा इधर होलिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, इंक्वायरी मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, चाइल्ड सेंटर मेथड, लर्नर सेंटर मेथड और इसके अलावा जो है टीचर सेंटर मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, सारे मेथड मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, अब ये मेथड जो है मतलब एक ये टीचिंग एज ए आर्ट है ना, तो भाई इस तरह हमने करना है। और जब टीचिंग एज ए साइंस की बात कर रहा होगा तो साइंस में क्या होता है, आर्ट में क्या होता है, एक चीज को वैसे कर देना सीधी साइंस के अंदर हमें हर टेक्नोलॉजी हर चीज़ को देखना पड़ता है, हमें चीज़ों को परफॉर्म करके चीज़ों की प्लानिंग मतलब और एक और तरीके से होती है। ये स्ट्रेटजी है ना, इसे टीचिंग एज अ साइंस कहा जाता है और जो मेथड है उसे टीचिंग एज अ आर्ट कहा जाता है। ठीक है, Which term utilize the macro approach to teaching? मैक्रो अप्रोच किसे कहते हैं? टीचिंग मेथड को मैक्रो अप्रोच कहते हैं। टीचिंग में मैक्रो क्या होती है? एक बड़ी अप्रोच। माइक्रो छोटे लेवल पे, मैक्रो बड़े लेवल पे। जब हम बड़े लेवल पे यानी देखो मैं क्लासरूम के अंदर गया हूं तो जब मैं लेक्चर मेथड से पढ़ाता हूं, एक बड़ी अप्रोच है मेरी कि मैंने लेक्चर मेथड से पढ़ाना है। अब उस लेक्चर मेथड के अंदर जो छोटी छोटी टेक्निक्स मैं यूज करता हूं कि जिसके अंदर मैं कहता हूं कि कहीं पे मैंने कोई बच्चों को एज ए जोक सुना देना है, मैंने बच्चों को वहां पे कोई तरतीब चेंज कर देनी है, कहीं बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कोई और स्टोरी टेलिंग मेथड यूज कर लेना है। यानी जहां पे मैं कुछ और कर रहा होता हूं छोटी छोटी चीजें उस अपनी बड़ी चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो वो तो होते छोटे। ये जो मैक्रो है ये क्या है? ये टीचिंग मेथड है। ठीक है,
विच टर्म यूटिलाइज द माइक्रो अप्रोच टू टीचिंग, जहां हम हर चीज देख रहे थे। हम ये तो आप बात कहेंगे संजीव आपने कहा कि टीचिंग स्ट्रेटजी एक ब्रॉडर टर्म है, तो फिर ये मैक्रो क्यों ना हुई। देखें टीचिंग स्ट्रेटजी में काम छोटे छोटे हैं। टीचिंग मेथड के अंदर आप पढ़ा रहे हैं, लेक्चर मेथड में पढ़ाना है, आपका एक बड़ा काम है, आप पढ़ाना है। टीचिंग स्ट्रेटजी में आपने इन्वायरमेंट को देखना है, आपने प्लानिंग करनी है, मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना मेरे पास टाइम है, किस जगह पे मैंने पढ़ाना है, कौन से मेरे पास बच्चे हैं, अच्छा कि पहले 10 मिनट में क्या पढ़ाऊंगा, दूसरे में क्या पढ़ाऊंगा, तीसरे में क्या पढ़ाऊंगा। अब ये सारी चीजें जब मैं छोटे लेवल पे देख रहा हूँ, जब मैं छोटे छोटे प्लानिंग में छोटे छोटे फेजेस में तब्दील करके चीजों को डिलीवर कर रहा हूँ, तो स्ट्रेटजी होती है। ये स्ट्रेटजी एक ओवरऑल टर्म है जिसके अंदर टीचिंग की सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो स्ट्रेटजी है। लेकिन स्ट्रेटजी माइक्रो है क्योंकि काम इसमें मैक्रो, अप्रोच हमारी माइक्रो लेवल होती है, हर चीज की अप्रोच माइक्रो लेवल होती है कि ये मैंने ऐसे करना है, इस जगह करना है, इस तरह करना है, ये करना है, वो करना है, इस तरह करके छोटे छोटे काम होते हैं। और जब टीचिंग मेथड बड़ी टर्म है, मुझे लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, दैट्स ऑल, लेक्चर मेथड ही यूज होगा, ठीक है। अच्छा जी, विच टर्म इज इवेल्युएटेड इन लाइन विद द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी, तो ये कौन सी है जो इसके अंदर इस टीचिंग मेथड है कि मेरे बच्चे जो उनको मैंने पढ़ाया है उनको उसकी समझ आ गई है कि नहीं। यानी किसी की सब्जेक्ट के बेस, सब्जेक्ट की बात आती है, कंटेंट की बात आती है, पढ़ाने की ओवरऑल बात आती है, और इसमें टीचिंग मेथड ही हम यूज करते हैं, ठीक है। और टीचिंग मेथड ही अफादियत की वजह से पता चलता है कि बच्चों ने उनकी आउटकम कितनी है, उनको एवेल्युएट करने पता चलता है कि ये जो टीचिंग मेथड था ये कितना जो है ज़बरदस्त था, नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि मेरी पोस्टिंग हुई थल के अंदर, मैंने बड़ा मोटिवेटेड था, मुझे बहुत बच्चों को पढ़ाना है मेहनत के साथ, मैं कमाल कर देना, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया। बच्चे 2 बजे चले जाते, मेरे से कुर्सी से उठा नहीं जाता था, इतना मैं खप खप के बस हो जाती थी। अब जब मैंने बच्चे को महीने भर टेस्ट लिया, बच्चों को कख भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। बाद में चलो बच्चों को उर्दू की समझ नहीं आती, उस्ताद उर्दू खप खप जानता सी, तो उनको तो उर्दू की समझ ही नहीं आती थी, वो तो प्योर ठोस पंजाबी, वो क्या बोलते हैं उनको, ये जो मुल्तानी बोली इस तरह वाली होती है, उस तरह की थींदा घेन ले आंदा सराइकी इस तरह की बोली होती थी। तो मुझे मेरे बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर मैंने सर पकड़ा और फिर मैंने जो है ना खान फिर एक से शुरू करता है, फिर रोज़ाना थोड़ा सा पढ़ाना, थोड़ा सा पंजाबी में पढ़ाना, उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर सुनना, और इस तरह मैंने लर्निंग करवाई थी। अब ये जो है ना टीचिंग मेथड ही सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है कि पढ़ाने का सारा जो निज़ाम है। विच टर्म इज इवैल्यूएटेड विद द हेल्प ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट टीचिंग मेथड ही होता है कि जब आपने जी वो कॉल आ गई थी तो इसके लिए सॉरी। अच्छा जी, 9 क्वेश्चन, विच टर्म इज इवैल्यूएटेड विद द हेल्प ऑफ अचीवमेंट टीचिंग मेथड के जरिए ही हम ये पता चलता है कौन किस पानी के अंदर है। अचीवमेंट टेस्ट जो है ना वो टीचिंग मेथड से पता चलता है कि टीचिंग मेथड किस तरह का यूज़ किया गया था, और टीचिंग मेथड ही अचीवमेंट के लिए, एवेल्युएशन के लिए जब बात आए तो आपने टीचिंग मेथड ही लगाना है। विच टर्म इज इवैल्यूएटेड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अब ऑब्जेक्टिव कम बन रहे होते हैं, स्ट्रेटजी के टाइम उसके अंदर आते हैं, तो ये टीचिंग स्ट्रेटजी बोलेंगे। विच टर्म इज इवैल्यूएटेड विद द हेल्प ऑफ क्राइटेरिया रिफ्रेश टेस्ट, वो भी टीचिंग स्ट्रेटजी हम बोलेंगे। क्राइटेरिया रिफ्रेश टेस्ट के अंदर जहाँ पे एक चीज फार्मूला डिसाइड होता है, ये है, ये करना है। तो बहरहाल इसके अंदर कुछ ज़्यादा मैं गहराई में नहीं गया, अगर आप इसकी ज़्यादा गहराई में जाए तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ टीचिंग इज कंटेंट सेंटर्ड इन नेचर, ये लेक्चर मेथड जो है वो कंटेंट सेंटर होता है, जिसके अंदर हम जो है ना वो थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। विच मेथड ऑफ टीचिंग इज डोमिनेटेड इन नेचर, इज टीचर डोमिनेटेड इन नेचर, नेचर यानी यहाँ पे वो डोमिनेटेड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की बात है कि जहाँ पे नेचर बेसिकली यहाँ पे साइंस को गिरदाना जाता है, ठीक है। तो ये वाला डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होगा। विच स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग इफ टीचर सेंटर इन नेचर, कौन सी स्ट्रेटजी टीचर सेंटर है। इंडिपेंडेंट स्टडी तो बच्चा खुद करता है, ड्रामा ये भी इंडिपेंडेंट जो है ना वो इंडिपेंडेंट है किस्म की। डिस्कवरी होलिस्टिक, जहाँ भी इंक्वायरी चल रही होती है। एक्सप्लेनेशन मेथड जो है ना वो, यानी जब हम बात करेंगे ना इसकी टीचर सेंटर में टीचर एक्सप्लेन कर रहा है ना, एक्सप्लेनेशन आएगी। विच स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग इज डेमोक्रेटिक इन नेचर, कौन सी डेमोक्रेटिक इन नेचर है। ट्यूटोरियल जो है वो टीचर ने देना होता है, लेक्चर टीचर है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वो एक डिसाइड हो गई है, डेमोक्रेटिक इन नेचर नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग डेमोक्रेटिक है कि दोनों बंदों की गुफ्तगू चल रही होती है, दोनों पार्टियां की आपस में गुफ्तगू चल रही होती है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। विच स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग इज स्टूडेंट सेंटर इन नेचर, स्टूडेंट सेंटर क्या होती है, ट्यूटोरियल लेक्चर प्रोग्राम ये वही फिर लेक्चर मेथड में आ जाते हैं किस्म के, वो आ जाती हैं
टीचर सेंटर आ जाती हैं तो स्टूडेंट सेंटर रोल प्ले आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे रोल प्ले करते हैं ना, जिस बच्चों की मर्जी से होगा रोल प्ले होगा। विच स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग है डेमोक्रेटिक इन नेचर, डेमोक्रेटिक ट्यूटोरियल लेक्चर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, फिर दोबारा वही बात, ये लेक्चर होंगे, असाइनमेंट डेमोक्रेट सब बच्चों ने देनी है, सब ने बनानी है, सब के लिए है, सब लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो ये असाइनमेंट डेमोक्रेटिक होगी। विच स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग इज लर्नर सेंटर इन नेचर, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या लर्नर सेंटर जो है वो नेचर में है, ठीक है। कंप्यूटर ये लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर की वजह हो रही होती है ना, तो लर्नर उसके अंदर बड़े लोग, मैंने आपको चाइल्ड सेंटर और टीचिंग स्टूडेंट सेंटर, चाइल्ड सेंटर लर्नर सेंटर बताया था, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। एक तो मेरी तवज्जो कहीं और चली जाती है, वो कोई और जहन में ख्याल आती है, उधर चली जाती है, तो फिर मैं ना इधर से थोड़ी तवज्जो हट जाती है, आंखें होती हैं इधर, दिमाग कहीं और होता है। खैर मुझे यहाँ पे फोकस करना चाहिए, फोकस फोकस फोकस। अच्छा जी, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन 19 है, विच इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग। टैक्टिक, अच्छा ये बात याद रख लें, जो टैक्टिक्स होते हैं ना ये स्ट्रेटजी के साथ होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जहाँ माइक्रो लेवल की टेक्निक कौन सी है, स्ट्रेटजी है। टैक्टिक क्या होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ऐड करना, छोटे बड़े चुलबुले ऐड करना उस चीज़ को ज़बरदस्त बनाने के लिए। ये जो चीज़ें इसके ये स्ट्रेटजी की, यानी टैक्टिक्स स्ट्रेटजी की बहन है, टेक्निक्स टीचिंग मेथड की बहन है, ठीक है। टेक्निक्स जिसके अंदर अपनी टेक्निक को बदल देना, मैं आपको क्विज के जरिए एवेल्युएट करूंगा, मैं आपसे कल क्लास के अंदर सवाल जवाब से एवेल्युएट करेंगे, इट्स माय टेक्निक जो मैं छोटे छोटे यूज कर रहा होता हूं, तो वो टेक्निक्स आएंगे टीचिंग मेथड के अंदर आएंगे। 21 है, विच टर्म इज एम्प्लॉयड बोथ एज मेथड एंड स्ट्रेटजी, वो मेथड भी है वो स्ट्रेटजी भी है। लेक्चर देना स्ट्रेटजी भी है, मेथड भी है। अब मेथड का आपको पता है कि मेथड है, स्ट्रेटजी कैसे हो गया कि यहाँ भी हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि हम पुराने ज़माने से ये नहीं है आके बस खपना शुरू कर दो, बल्कि सब कुछ बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है, तो इस तरह। उसके बाद है, विच स्ट्रेटजी इज यूजफुल फॉर स्मॉल स्टूडेंट, छोटे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग बेस्ट है यार, बच्चों को कहानियाँ सुनाओ, जो उस्ताद कहानी से सुनाता है वो बच्चे से ज़्यादा सीखते हैं, बाकी असाइनमेंट सेमिनार जो ये बच्चों के लिए नहीं है। विच स्ट्रेटजी यूज फॉर हायर लेवल टीचर, बड़े बच्चों के लिए कौन सी जो बेस्ट है, वो ग्रुप डिस्कशन बेस्ट है, ठीक है। बड़े बच्चों के लिए ग्रुप डिस्कशन बेस्ट है, क्योंकि वो मैच्योर हो गए होते हैं, चीज़ों का मतलब कुछ ना कुछ जानते होते हैं। 24 है, विच शोज दैट टीचर इज एम्प्लॉइंग लेज़र टीचिंग स्ट्रेटजी। लेज़र क्या कहे जाते हैं कि जहाँ पे कोई अमल दखल नहीं है, बच्चों के जिम्मे काम लगा दिया, उन्होंने करना है, डेडलाइन है, उस पर आके दे देना है, हम उससे नहीं पूछेंगे कितना किया, कैसे किया, कब कर रहे हो, क्यों नहीं किया, अब तक स्टार्ट क्यों नहीं किया, होता नहीं होनी, वो असाइनमेंट है, ठीक है। जहाँ पे लेज़र है, एक दफ़ा जिम्मे लगा दिया, खुद करना है, उसका लीडर को कोई टेंशन नहीं है। Which type of atom format requires the student to structure a rather long written response up to several paragraph। से यहाँ पे बच्चा को बहुत से पैराग्राफ के ऊपर लिखता है, बहुत ज़्यादा लिखता जाता है, ऐसे टाइप एटम बोलते हैं। Which tests are commonly used in attempt as measuring the intelligence of children and mainly with abstract intelligence। सवाल हमने पहले भी पढ़ा था कि इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है ना, जो लैंग्वेज का टेस्ट है, इसके ज़रिए जो है ना हम बच्चे की इंटेलिजेंस मेजर करते हैं, और उसका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, किसी बच्चे की इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, वो लेते हैं। अच्छा, विच आइटम डिफिकल्टी, ये पर्सनैलिटी जो हम आइटम डिफिकल्टी बता दें, पेपर कितना मुश्किल आसान है, लेकिन जब हम किसी की पर्सनैलिटी असेस कर रहे हैं, किसी शख्स को जान रहे हैं, तो उस वक्त ये वाला आइटम एनालिसिस हम नहीं देखते। द टेस्ट विच इज कोऑर्डिनेशन ऑफ कलर साउंड विजुअल सेंसरी एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें कलर भी है, साउंड भी है, देखना सुनना चखना इस तरह चीज़ें शामिल है, वो सेंसरी एबिलिटी टेस्ट होगा। विच टाइप ऑफ टेस्ट इज हेल्पफुल इन गिविंग एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस टू स्टूडेंट। एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस जो है वो स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड है, ठीक है। Which type of test is helpful in giving educational and vocational guidance to student, तो इसे स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने वो पहले पढ़ा था, स्कूल के रिलेटेड होती है। ग्रुप टेस्ट ये यूएसए के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। द टेस्ट डिजाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट जो हमारा MCAT ECAT होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। एप्टीट्यूड जो है हमें बताते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बताते हैं कि ये बच्चे को हम डॉक्टरी में एडमिशन दे देंगे तो कामयाब होगा कि नहीं होगा, इसका इतना कैलिबर है कि नहीं है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट हमें बताते हैं प्रोबेबिलिटी। स्पेशल एप्टीट्यूड आर जनरली यूज्ड फॉर दोज हु चूज अ करियर इन, तो स्पेस
स्पेशल का वर्ड स्पेस के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद है हाउ मच स्टूडेंट हैव लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड डिटरमाइंड थ्रू, तो कितना बच्चों ने लर्न किया है, कितना उनको आता है, कितना नहीं आता है। अचीवमेंट टेस्ट से पता चलेगा, बच्चों से आप टेस्ट लेंगे उसकी बुनियाद पे पता चलेगा कितना उनको आता है, कितना नहीं आता। द बिनेट ने इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया था। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन कहते हैं कि किसी बंदे को अंडरस्टैंड करना, अपने इमोशन को समझना, अपने इमोशन को पॉजिटिव वे में रिलीज करना, किसी से अच्छी तरह कम्युनिकेट करना, किसी के साथ सिंपैथाइज करना, चैलेंज के ऊपर काबू करना, कन्फ्लिक्ट से बचना, ये सारी चीजें उस बंदे में होंगी जो इमोशनली क्वेश्चन होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। द थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग ऑस्बल ने दी थी, डेविड ऑस्बल ने दी थी। हु सेज दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ जनरल एबिलिटी, ये दो तरह की स्पेयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, जनरल और स्पेसिफिक। तो ये दो एबिलिटीज की बात की थी, किसने की थी? स्पेयरमैन ने की थी। हिल्दा टाबा जो है उसने करिकुलम का मॉडल दिया था। हिल्दा टाबा के जो 7 पॉइंट्स होते हैं, ये करिकुलम जो है वो लैटिन जबान का वर्ड है, इसका मतलब होता है रनवे। क्या होता है? रनवे। हाईएस्ट रैंक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी जो सेक्रेटरी जो एजुकेशन होती है ना, मतलब सबसे बड़ी जो होता है वो वजारत का होता है, वजीर तालीम, वजीर पानी और बिजली, वजीर फलां। उसके बाद जो सरकारी मुलाजिम जो बड़े ओहदे पे होता है उसको हम बोल रहे होते हैं कि ये जो है सेक्रेटरी, जो सबसे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, या उसके बाद यानी जिला लेवल पर जिसको आ जाते हैं तो सेक्रेटरी बड़ा ओहदा होता है। अच्छा, ये सिल्दा टाबा के यहाँ 5 लिखे हुए हैं, लेकिन 7 मॉडल 7 बनते हैं पॉइंट्स, जिसमें सिलेक्शन, अब पहले तो है वो प्रॉब्लम और ये वगैरह, पहले 2, फिर ऑब्जेक्ट्स, कंटेंट को सिलेक्ट करना, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करना, एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करना, एवेल्युएट करना। ये तो 7 के स्टेप बनते हैं। आप इसको वेरीफाई कीजिएगा 5 है कि 7 है, मैं तो 7 की तरफ जाऊंगा। 44 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान, सबसे बड़ी चीज तो लेसन प्लान में ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा मकसद क्या है, बच्चों को क्या मैं करवाना चाहता हूँ, ये क्लियर होना चाहिए। टू सिलेक्ट सब्जेक्ट मैटर वन शुड कंसीडर स्टूडेंट, भाई जब बच्चों को आपको पढ़ाना है तो आपको आईक्यू को मद्देनजर रखना है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या है, बच्चों का आईक्यू के अकॉर्डिंग किताबें होनी चाहिए। लेसन प्लानिंग का जो प्रेजेंट किया था ना, ये जॉन फ्रीडरिक ने किया था, फ्रीडरिक हर्बर्ट ने किया था। यानी लेसन प्लानिंग का जॉन फ्रीडरिक हर्बर्ट ने लेसन प्लानिंग कंसेप्ट दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट फॉर फॉन्ट, ये कंट्रोल डी जो है वो फॉन्ट का शॉर्टकट है। नई फाइल को ओपन करना, न्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल एन करते हैं। किसी फाइल जो ओपन हुई हुई है उसको खत्म करना, बंद करना हो, क्विट करना हो तो कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं। हु कंस्ट्रक्ट द स्कूल प्लांट, ये फिजिकल फैसिलिटीज है ना, ये स्कूल प्लांट पौधों को कहते हैं, पता नहीं यहाँ के क्या कहते हैं, स्कूल प्लांट या प्लांट, तो फिजिकल फैसिलिटीज में आता है, पता नहीं इसको क्या वो कहना चाह रहा है। सुपर ईगो, ये पर्सनैलिटी है, फ्रॉइड ने जो पर्सनैलिटी की दी थी, एंड ईगो, सुपर ईगो, तो ये पर्सनैलिटी से इसका ताल्लुक है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज द, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेनेशन होगा। रियलिज्म के जो उलट आई थी ना टर्म, वो आइडियल, यानी आइडियलिज्म पहले आया था, आइडियलिज्म के जो उलट कंसेप्ट दिया था, जो अरिस्टोटल ने दिया था, अपने उस्ताद की नफी की थी, प्लेटो की, वो आइडियलिज्म है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी एसेंशियलिज्म वाला जो है मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, एसेंशियलिज्म वाले मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर ये फोकस करते हैं। विच फिलॉसफी करस्पॉन्ड द स्टेटमेंट ह्यूमन नेचर रिमेन, ये पैनलिज्म वाले कहते हैं कि हर इंसान की नेचर चूंकि सेम है तो इनका कंटेंट, इनका जो है ना वो जो पढ़ाया जाता है, इनको सिलेबस बुक्स वो भी सेम होनी चाहिए, ये पैनलिज्म वाले कहते हैं। हु बिलीव एक्सपेरिमेंटल नॉलेज की बात ये प्रोग्रेसिविज्म वाले, प्रैग्मैटिज्म वाले कहते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब होता है शेप, गेस्टाल्ट का मतलब क्या है? शेप। गेस्टाल्ट वाले चीजों को एज ए होल देख रहे थे, यानी ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील विद द होल सिस्टम, बड़ी चीजों को ओवरऑल देखना। जैसे मैं गेस्टाल्ट की थ्योरी देख लीजिएगा, मैंने उसमें इसको बड़ा जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। गेस्टाल्ट होगा नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज एम्पिरिसिज्म भी होता है, ऑथेंटिसिटी होती है बात की, उसके अंदर हम उस तजर्बा कर रहे होते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, हम उसके ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, सारी चीजें आ रही होती हैं। नेचरलिज्म वाले क्या है? सेल्फ एक्सप्रेशन को, खुद के इजहार को, सेल्फ एक्सप्रेशन को नेचरलिज्म वाले सपोर्ट करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन में भी सिलेक्शन, जो फिलॉसफी का एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ा मकसद यही है कि ये हमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना उनको सिलेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं, सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव। क्रिएटिविटी कब आती है? क्रिएटिविटी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो, क्रिएटिविटी के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो उसकी नीड है, क्रिएटिविटी। अब देखो यार, क्रिएटिविटी फिलॉसफी तो नहीं है, फिलॉसफी में ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेफ्टी नीड भी नहीं है, सेल्फ, यानी क्रिएटिविटी कब आएगी? जब कुछ कर लोगे, अपना पता चल जाएगा, अपना
टैलेंट है चल जाएगा, उसके बाद क्रिएटिविटी आएगी ना, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आएगा, यानी आखिरी टर्म में। लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग ये वैल्यू सिस्टम है, यानी लॉजिकल किसी चीज़ को सोचना, उसके साइंटिफिक थिंकिंग करना, इसके अंदर भी वैल्यू सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है। फ्रेंडशिप क्या है, ये लव एंड बिलोंगिंगनेस में आती है मास्लो की थ्योरी के अंदर। ऑथेंटिक नॉलेज वो होता है जो एक्सपेरिमेंट से, जो एम्पिरिकल नॉलेज होता है जो एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है, तो उसे ऑथेंटिक नॉलेज बोलते हैं। पीपल ऑफन यूज टॉकिंग इन, तो जो लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं ओरल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। पीपल ऑफन टॉक किस में बात कर रहे होते हैं, जो हम बोलते हैं इसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। विच टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हम कौन सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, जिसमें फ्यूचर के लिए कौन सी हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं माजी के लिए, और करंट के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज कर रहे होते हैं। जो डाटा हम किसी सेकंड पर्सन से लेते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वर नहीं होता, उसको हम सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी पर्सन, सेकेंडरी रिसोर्स इंफॉर्मेशन हम कहते हैं। हाइपोथेसिस जो होती है ये रिलेशनशिप बताती है बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी जो हाइपोथेसिस है, रिसर्च हाइपोथेसिस दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बताती है। द टर्म विच इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिसी, पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करना, ये डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंस, बड़े बड़े काम ये एडमिनिस्ट्रेशन करती है। विच रेफर द एग्जीक्यूशन, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाना ये मैनेजमेंट का काम होता है, पॉलिसी इंप्लीमेंट कौन करता है, मैनेजमेंट करवाता है। द एम्फसाइज हियर ऑन प्लानिंग, ये प्लानिंग करना, कंसेप्चुअल एक्टिविटीज करवाना जिसके अंदर लेफ्ट एफर्ट हो लेकिन दिमागी तौर पे ज़्यादा काम हो, मेंटली ज़्यादा हो, तो ये वाली जो होता है इसे टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। जिनका दिमागी काम ज़्यादा होता है, प्लानिंग करना, इस तरह की टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। जो एग्जीक्यूशन करवाने वाले जो मैनेजर सुपरवाइजर होते हैं ये दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है, ये मिडिल लेवल और लोअर लेवल में आते हैं। Who will seek more challenge and stretch his her capability to learn new concept and things, जो बच्चा तो इंट्रिंसिकली खुद मोटिवेटेड होगा ना, वो बच्चा ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, उसको ज़्यादा आगे बढ़ने की, आगे निकलने की, कुछ करने की तड़प होगी, जिसमें इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा। ज़बरदस्ती या ज़ोर ज़बरदस्ती वाला इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं करता। which donates person engagement in activity for satisfaction and enjoyment, satisfaction की बात है ना, खुद को अपने मन को सुकून देना, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो अपने मन को सुकून देना, अपने मन से चलना। which represent the goal directed behavior, मोटिवेशन है जो हमें गोल डायरेक्टेड, अपने मकसद के ऊपर हमें फोकस रखती है, उसी तरह का हमारा बिहेवियर होता है, हम अपने एम्स के ऊपर रहते हैं, ये मोटिवेशन है। which is the theoretical construct used to explain why people are what they are doing, why people are doing, लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये मोटिव है यार, मेरा मकसद क्या है, ये मुझे चीज मोटिवेट करती है, मैं what I am doing to doing, मेरी मोटिव है। which offers opportunity for student to make choice in deciding what to do and exercise autonomy in doing is intrinsic motivation है, ठीक है। अब अपनी मर्जी से जो करना है ना, खुद से करना है, अपनी चॉइस से करना है, अपने इंटरनली चीज से विल से करना है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलेंगे। which one constitute the most effective learning, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग है। the main hindrance of student academic progress in the classroom, तो ये सबसे बड़ी तो रुकावट ये है कि जो बच्चा स्कूल से एब्सेंट है, यानी देखो जब वो आ जाएगा कुछ तो सीख जाएगा, कुछ तो पढ़ के जाएगा, जब आता ही नहीं है तो सबसे बड़ी रुकावट ही बच्चे की पढ़ने की यही है। which instructional approach utilize the peer group to facilitate and reinforce learning, ये peer group वाली बात तो cooperative learning होगी, मिलजुल के जहाँ करना है। which transmission method of teaching, जहाँ पे ट्रांसमिट करना है, लेक्चर मेथड ट्रांसमिशन कहते हैं। लोनर इक्लिप्स, जो चांद को जो होता है ना, जब लोनर इक्लिप्स अक्कर फुल मून यानी पूरे चांद का जो है ना वो लोनर इक्लिप्स होता है। वर्ड दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना पहाड़ है वो द एंडस है, ठीक है, और सबसे बड़ी ऐसे नहीं यार, ये एंडस तो एक पहाड़ का नाम है। अगर रेंज कहिए ना तो रेंज हिमालय रेंज सबसे बड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ जो है वो एंडस है, नहीं यार इसको सोचने दो। अब सबसे बड़ी चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, और वो हिमालय के अंदर है। हिमालय भी बड़े मुल्कों में, इंडिया में है, पाकिस्तान में, और चाइना कहाँ तक जाता है, बुखारा में जाता है, चाइना में, इंडिया। अच्छा, अब ये जो है ना यहाँ एंडस जो है ना ये वैसे पहाड़ी सिस्टम यूएसए का सबसे बड़ा है, तो फिर ये ठीक ही होगा, यानी अगर वो रेंज पूछता तो फिर हम कुछ ऐसा रेंज तो उसने पूछा है। एंडस सबसे बड़ा पहाड़ है, फिर हो सकता है रेंज भी यही होगी। फिर द स्ट्रेंथ ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर 8 जज होते हैं। अच्छा, कभी आपने सुना है कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने कोई फैसले दिए हों?
बस क्या बेचारों में कोई सूद के मुतल्लिक करें तो 20-20 साल बाद फैसला में करना पड़ता है, वो भी उनको उड़ा के रख देते हैं, यानी इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इस्लाम की पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं, याद रख लें, यकीन कर लें। ये नाम की इस्लामी अदालतें, ये इस्लामी फलां, इस्लामी बैंक, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम बेईमान लोग हैं। हम जो है ना बस मुसलमानों के मुल्क में पैदा हो गए हैं, कलमा हमें माँ की गोद से मिल गया, बस 1.5 साल। तो ये जो है ना 8 जज कभी सुने कि इन्होंने कोई फैसले किए हों, वहाँ पे 8 जज बैठ के धड़ल्ली मचाई होती है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। भाई IBM ये कंपनी है कंप्यूटर की, इंटीग्रेटेड पता नहीं क्या इसका बोलते हैं, ये USA की है, ये पूरा ब्रांड है, बहुत ज़बरदस्त, मदरबोर्ड वगैरह इससे बनाते हैं। स्वीटेस्ट शुगर, सबसे बड़ी जो स्वीटेस्ट शुगर फ्रक्टोज, ये जो शुगर हम लेते हैं ना उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, फ्रक्टोज ये मीठी होती है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट एज ए मॉडरेटर यूज होता है, ठीक है। ये धमाके जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर ग्रेफाइट एज ए मॉडरेटर उसको चलाने के लिए यूज होता है। फेमस सॉन्ग जो है ना, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, पढ़ते थे यार, बहुत बचपन में पढ़ते थे हम लोग। मुझे नहीं याद क्योंकि 15-20 साल में मैंने कभी किसी अपने स्कूल में कहीं पे इसको पढ़ते हुए सुना हो। अच्छा कितना, अगर देखें आज 14 अगस्त आता है ना, तो 14 अगस्त के ऊपर जितने लगे हुए हमारे मिली नगमे लगे होते हैं ना, सारे फौजियों के लगे हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे इस मुल्क को फौजियों ने ही आज़ाद किया हुआ है, फौजियों ने ही बचाया हुआ है। ऐसा पावर का नशा है ना, ऐसा पावर का नशा, बस खुदा माफ़ करे जिसको पावर का नशा लग गया है ना, उससे खुदा बचाए। हम फिरौन समझ अपने आप को बन जाते हैं। तो अब जो है ना ये सारे ये हमारे जो अपने ज़बरदस्त सॉन्ग थे जो एक मुल्क के लिए, अब ऐसा सॉन्ग है ही कोई ना। अब कोई तराना आना है, कोई मिली नगमा आना है तो फौजियों का आना है, उस पूरी की वीडियो के अंदर फौजियों की ट्रेनिंग दिखाई जा रही होगी, हमारे दिलों के अंदर रूप डाला जा रहा होगा, बस यही सब कुछ है। इन्हीं ने ही मुल्क को बचाया हुआ है इन्होंने। हम सिविलियन तो ब्लडी सिविलियन है, हमारी क्या औकात है, हम कौन होते हैं किसी मामले में दखल देने वाले। बातें तलख हो जाएंगी, लेकिन जिनको नहीं समझ आनी ठीक है, फ़ौज से मोहब्बत है, लेकिन ये जो पावर के नशे वाले जर्नैल है ना, इनसे इंतहाई नफरत है। खैर ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे जानी है, सबने सुननी है। किसी ने सुन के जो है ना वो डर लगता है, वीडियो डाले से यकीन करें डर लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं और इस फस्तायत के फिरौनियत के ज़माने में मुतहम्मिल नहीं हूँ कि मैं जो है ना इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकूँ, लेकिन क्या करें, दुख होता है इन चीज़ों का यार। तो खैर जमालुद्दीन आली ने ये सोनी धरती अल्लाह रखे लिखा था। और अच्छा जी, बॉय स्काउट मूवमेंट 1908 के अंदर रॉबर्ट बैडम पावल ने बॉय स्काउट मूवमेंट शुरू की थी। पता नहीं कहाँ से MCQ ले लेते हैं बॉय स्काउट मूवमेंट। रडार, ये रडार जो है ना, जो हमारे जहाज़ों को लिए होते हैं, जो भी हमारी फ़िज़ा के मॉनिटर करती है कि हमें फ़िज़ा के अंदर कोई चीज़ विंटर होती है तो फौरी डिटेक्ट कर लेती है। तो रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग ये है, इसको रडार बोलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग कवर द हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड? तो टेम्परेट कॉनिफोरियस फॉरेस्ट, यार ये मतलब कौन से हैं जिन्हें हाईएस्ट परसेंटेज कवर किया हुआ है, तो ये याद रट्टा लगा लीजिएगा, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। सिनोनिम एनहीलेट, इसका इफेस, यार मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता, दोनों को नहीं पता। देख लेना चाहिए था मुझे शायद, लेकिन मैंने नहीं देखा, सॉरी इसके लिए। तो ये देख लीजिएगा एनहीलेट का मतलब क्या हो, इफेस का मतलब क्या। अच्छा, वेब पेज एड्रेस, ये जो हमारी www. डोमेन एड्रेस होता है, ये डोमेन होती है, ठीक है। कंट्रैक्ट का मतलब सुकेड़ना और उसका मतलब एक्सपेंड का फैलाना, ठीक है। ए इज मदर ऑफ बी, ए अम्मा है बी की, एंड सी, ए जो है वो अम्मा है बी और सी की। इफ डी इज द फादर, यानी ए और डी इज द फादर ऑफ सी, डी जो है वो सी का फादर है, व्हाट रिलेशनशिप डज ए हैव टू डी? ए इज द मदर ऑफ बी एंड सी, यानी ए जो है वो अम्मी है बी एंड सी की, एंड डी इज द फादर ऑफ, डी फादर है सी का, यानी बी उसका सी का फादर है, ठीक है। ये सी, बी और सी उसके बच्चे हैं ना, तो ये इसके तो वो मदर इला सास ना हो गई, तो ये सास हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट एक्स इज द नॉर्थ ऑफ पॉइंट वाई, ये एक्स वाई ड्रा कर लेना कि पॉइंट एक्स है और उसके नॉर्थ के अंदर वाई है, एंड पॉइंट वाई इज ईस्ट टू पॉइंट जेड, एंड विच डोमेन इज पॉइंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड, नॉर्थ ईस्ट है, ये देख लीजिएगा, खुद बना लीजिएगा, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ हुदैबिया 6 हिजरी के अंदर हुदैबिया हुआ था, 10 साल के लिए हुदैबिया का एग्रीमेंट हुआ था।
मुसव्वर फितरत के मशहूर नावल निगार अदीब का नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी। मुसव्वर फितरत कौन है, ये किसने लिखी थी? ख्वाजा हसन निज़ामी। मुसव्वर फितरत ख्वाजा हसन निज़ामी। बातिल से देने वाले आसमान नहीं है, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। अल्लामा इकबाल ने कहा था। लफ्ज़ नजम का मतलब चांद होता है, सितारा होता है। शब रफ्ता मजीद अबजद ने लिखी है। शब रफ्ता किसी शायर का शेर है, नासिर काज़मी है यार। शब रफ्ता नासिर काज़मी है, आप इसको देख लीजिएगा कि शब रफ्ता किसने लिखी है। उर्दू का सवाल है, उर्दू में मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। मुझसे कोई मशवरा लेता ना, उर्दू की तैयारी करें, लेक्चरर की एजुकेशन की, तो उर्दू छाड़ दो, ये बहुत मुश्किल है। मुझे मुश्किल लगता है तो खैर मैं तो यही कहता हूँ। अच्छा जी, अपना ख्याल रखिएगा। आपका आज का पेपर हमने कर लिया और कल आखिरी पेपर करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दुआएं करेंगे ना मेरे लिए, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह।